अस्सलामुअलैकुम। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोर्स ए लेवल इकोनॉमिक्स का। और ए लेवल इकोनॉमिक्स हम इससे पहले भी कवर कर चुके हैं एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, और चूँकि नया कोर्स स्टार्ट हुआ है तो इसलिए इसको हम एक दफ़ा फिर शुरू से गो थ्रू करेंगे। आज हम चैप्टर 1 देखेंगे। अगर आपने ओ लेवल्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है फिर तो आपके लिए चैप्टर 1 बस एक रिवीजन होगा। टॉपिक का नाम है जी स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं इस सिलसिले में उस बुक का नाम है जी कॉलिन बैम्फर्ड्स की। ये रिकमेंडेड किताब है कैम्ब्रिज की, और सूजन ग्रैंड कॉलिन बैम्फर्ड या बैम्फर्ड कॉलिन्स, जो भी आप नाम लें। लेकिन आप कोई और भी किताब यूज़ कर रहे हैं तब भी इसमें यही पैटर्न डिस्कशन का, स्टडीज़ का रहेगा, यही चैप्टर्स होंगे, यही सब कुछ होगा। तो इट डजंट मैटर कि आप कौन सी किताब यूज़ कर रहे हैं। स्कैरसिटी, choice and opportunity cost, these are the basic reasons why this subject was invented. तो ज़रा थोड़ा सा मुझे फोकस चाहिए आप लोगों का। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, तो उन बच्चों से भी मैं साथ साथ बात करता रहूँगा। जी, क्यों क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्यों दरियाफ्त हुई? क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास ज़ाया करने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे पास एक छोटी सी जगह थी, उसी जगह पे हमें एक बेहतरीन बेडरूम सेट करना था। तो हमने कहा कि बेड को ऐसे एंगल से रखो कि उसमें आपकी अलमारी भी आ जाए, उसके अंदर आपका ड्रेसिंग टेबल भी आ जाए, उसके अंदर छोटा सा काउच भी आ जाए, चलने फिरने की जगह भी बचे, एक रग भी आ जाए, 2 चेयर्स भी आ जाएं, ऐसे सेट करो। तो जगह कम होने की वजह से हमने कहा कि यार या तो यहाँ पे काउच आएगा या यहाँ पर चेयर्स आएंगी, तब कुछ नहीं हो सकता। ये आया मौका जब हमें चॉइस करनी पड़ी। अदरवाइज हम कहते सब दे दो, सब दे दो, तो चॉइस ही नहीं है। जब स्केर्सिटी नहीं है तो चॉइस भी नहीं है। जैसे सभाबाजी कहती हैं कि मुझे सब दे दो। जब स्केर्सिटी नहीं होगी तो चॉइस भी नहीं होगी, चॉइस भी नहीं होगी तो मजा ही नहीं आएगा लाइफ में। जी, तो क्योंकि एक तलवार लटक रही है कि किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि चॉइस मुझसे स्केर्सिटी क्रिएट कर दी जाए। अच्छा, खैर, तो जब आपके पास रिसोर्सेज में लिमिट्स आएंगी, जब आपके पास रिसोर्सेज में लिमिट्स आएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये मजबूरी होगी कि आप चॉइस करेंगे। जो चीज़ आप चूज़ करेंगे वो आपकी चॉइस होगी, जिसको जाने देंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। और ये याद रखिएगा टर्म, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी, यस यस, it is not all the rest of the alternatives that we have foregone. It is the next best alternative. ये बात समझ में आ रही है कि मेरे पास 50 चीज़ें थी, इनमें से कोई एक लेनी थी। तो अगर मुझे ये बेस्ट लग रही है और नेक्स्ट बेस्ट ये लग रही है और सेकंड नेक्स्ट बेस्ट ये लग रही है, तो ये मेरी चॉइस होगी और यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी बस। बाकी सब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होंगे। तो हमेशा आपकी चॉइस की वैल्यू आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। यही बात है ना। अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा है आपकी चॉइस से, तो आपने गलत डिसीजन लिया। ये है बुनियाद इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की शुरू करने की, कि किसी तरह से हम ये जान लें कि हमारी चॉइस की जो वैल्यू हमें मिल रही है चॉइस के अपनाने से, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा ही रहे, इसके तरीके दरियाफ्त करते हैं। और इसके तरीके दरियाफ्त करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैल्यू असाइन कैसे करता है इंसान। अब हम कर रहे हैं ए लेवल इकोनॉमिक्स। इंसान वैल्यू असाइन कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने चॉइस किया इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, या जो मैंने छोड़ा जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी इसकी वैल्यू ज़्यादा थी? वैल्यू असाइन कैसे करता है इंसान? तो इकोनॉमिक्स ने ना हमें फिलहाल शुरू में, माइक्रो इकोनॉमिक्स ने हमें दो हिस्सों में बांटा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। दोनों की जो वैल्यू असाइनमेंट है वो अलग अलग है। प्रोड्यूसर का तो बहुत आसान है,
उसका रेवेन्यू। जिस चीज में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वो चीज ज्यादा बेहतर थी, तो वो ऐसा बिजनेस प्रोसीजर अपनाए जिसमें उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, रादर देन ऐसा बिजनेस प्रोसीजर अपनाने में इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज ना हो रहा हो। एक काम है वो करके, दोनों बीइंग लीगल, दोनों बीइंग ओके विद मी, एक काम है वो करके 50 रुपए मिल रहे हैं, दूसरा काम करके 100 मिल रहे हैं, तो 100 का वाला अपनाना चाहिए। तो बिजनेस की चॉइस के लिए जो वैल्यू सेट होती है वो किस चीज की मदद से होती है? अब ये मैं निकल गया हूं ए लेवल से बाहर, ठीक है भाई। जैसे हम ओ लेवल्स पढ़ रहे थे तो ओ लेवल्स से बाहर निकल के ए लेवल्स में गिर रहे थे ना बार बार, तो हम ए लेवल्स पढ़ेंगे तो ए लेवल्स से बाहर निकल निकल के हम बातें करेंगे, ताकि आपके पास वो वैल्यूएबल इंसाइट आए जिसको कि आप अपने एग्जाम में यूज कर सके। तो वैल्यू असाइनमेंट जो है वो प्रोड्यूसर का जो है वो रेवेन्यू है। अच्छा, इसको मैं लिंक करूंगा आपके कोर्स से कि ये कोर्स में रेवेन्यू कहाँ से आएगा, और ये ए लेवल में जाके आएगा, ए एस में आई बिलीव नहीं आएगा। और कंज्यूमर जो वैल्यू असाइन करता है वो जिस चीज को से वैल्यू असाइन करता है उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। कंज्यूमर जो फीलिंग है ना, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसको इकोनॉमिक्स में टर्म यूज कहते हैं यूटिलिटी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। वो जो मजा आया, वो जो ज्यादा थी क्वांटिटी में, वो जो कुछ भी है सब मिला लो तो यूटिलिटी कहलाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कंज्यूमर जो फील कर रहा है वो यूटिलिटी है, प्रोड्यूसर जो फील कर रहा है वो उसका रेवेन्यू है। और दोनों ये चाहते हैं कि उनकी चॉइस उनकी यूटिलिटी या उनके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे, उनकी दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैक्सिमाइज ना कर रही हो। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाए आपकी चॉइस से, ठीक है। इसीलिए चॉइस इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक इशू। फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर डिफाइन करने जाएंगे तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे। तो हमारी जो जो सिचुएशन है जिसको हम फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ नाम हैं। एक चीज़ होती है नीड। नीड क्या होती है? वो चीज़ें जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। एक चीज़ होती है वांट्स, जिनके बगैर गुजारा तो हो जाता है लेकिन चाहिए होती हैं हमें। एक चीज़ होती है रिसोर्सेज, जिनकी मदद से ये नीड्स और वांट्स पूरी की जाती हैं। नीड्स तो लिमिटेड होती हैं लेकिन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। ये अनलिमिटेड होते हैं और ये लिमिटेड होती है। तो there are unlimited wants and we have to use limited resources to fulfill these wants, and this is why the problem of scarcity arises, and this is the basic economic problem. The fundamental economic problem means that individual and firms and the governments have to make choices due to scarcity of resources. Making choice involves taking decisions how to allocate scarce resources between many competing uses. अगर इकोनॉमिक्स में अगर आप ये देखें, एक वक्त आएगा आपको पता है कि एनर्जी इतनी बन जाएगी कि एनर्जी की अवेलेबिलिटी उसके यूज से ज़्यादा होगी और एनर्जी बनाने की कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि उस पर प्राइस चार्ज करने का कोई लॉजिक नहीं होगी। तो इट इज प्रिडिक्टेड कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन एनर्जी विल बी फ्री गुड। तो फिर एनर्जी के अंदर ये स्कैरसिटी के इकोनॉमिक गुड्स से बाहर निकल जाएगी। ऑल द गुड्स दैट हैव सर्टेन प्राइस अटैच्ड टू देम आर इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? प्रोड्यूसर के लिए फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू होता है इन 3 सवालों से। बहुत मशहूर सवाल हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब वो क्या बनाए जिससे रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो। हाउ टू प्रोड्यूस वो कैसे बनाए कि हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो। फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए, किसकी नीड्स को जो है वो हम प्रायोरिटाइज करें। और यहाँ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है कि गवर्नमेंट कहती है भाई तुम तो कहते हो कि चर्च और अफीम बनाने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वही बनाते हैं। तो गवर्नमेंट बीच में इंटरवेंशन करती है कि नहीं, व्हाट टू प्रोड्यूस में एक लिमिट है भाई, लिमिटेड
होके बनाना है आपको। आप कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, खूब पॉल्यूशन फैलाऊंगा मैं, सस्ता बनेगा, गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व होती, नहीं भाई, आपको सिर्फ पर्सनल यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं करनी, सिर्फ पर्सनल रेवेन्यू मैक्सिमाइज नहीं करना, बल्कि कुछ और रेवेन्यूज और यूटिलिटीज भी हैं वो भी मैक्सिमाइज करनी है, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। आप माजी में पढ़ चुके हैं सोशल यूटिलिटीज और जो आप सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट की बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बात थी। अब हम आगे चलते हैं। यूनिट 1 ज़ाहिर है मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्कैसिटी, नीड, वांट्स, रिसोर्सेज, ये चैप्टर 1 यहाँ पे निपटा और चैप्टर 2 में आ गया इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स को हम आमतौर पे दो डायरेक्शन में पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैसे कहेंगे को अगर एक लाइन में हम बताना चाहें तो, इट डील्स विद, जी लफ्ज अगर इंडिविजुअल आ गए ना तो आगे पीछे कुछ भी लगा दें। It deals with the problems of individuals and their solutions. It deals with how individual economizes his life और his resources. तो ये इंडिविजुअल आ गया। अब इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, दोनों आ गया। इसमें गवर्नमेंट भी आती है, लेकिन हाउ गवर्नमेंट गिव्स एडवांटेज टू इंडिविजुअल्स, तो माइक्रो हो गया। और मैक्रो क्या हो गया, मैक्रो का मतलब होता है लार्जर, एज अ होल, तो बिल्कुल सही, शाबाश। ये एग्रीगेट की टर्म इंडिविजुअल का उलट है, कि जब मिला के आप किसी ग्रुप को एक नाम से पुकारे हैं, जैसे कि आप कहें अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, तो एक नंबर है जो सब लोगों को मिला के उससे अप्लाई होगा। इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री, आप कह रहे हैं जी जीडीपी ऑफ द कंट्री। अब ग्रोथ रेट में देखा तो अब्दुल्ला भाई की इनकम 500% से बढ़ी, उरूश की इनकम -500 से बढ़ गई, लेकिन अब आखिरकार पूरे मुल्क का जो ग्रोथ रेट बताएंगे वो एक बताएंगे, एक एक बंदे का अलग अलग नहीं बताएंगे। तो ये एग्रीगेट इकोनॉमी को देखना, उसको समझना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ये मैक्रो इकोनॉमी है। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते कैसे हैं या इकोनॉमिक्स आगे डेवलप कैसे हुई होती है, तो हम अपने सामने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक जगह है जहां पे हमें कुछ चॉइसेस लेनी होंगी, हमें कुछ चॉइसेस लेनी होंगी, उन चॉइसेस के हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, उसका रेवेन्यू प्राइवेट और सोशल, उसकी यूटिलिटीज, इन सबको कैलकुलेट करते हैं। सुन रहे हैं भाई, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, आने की खुशी इतनी है कि आगे, हाँ, इकोनॉमिक्स में हम कैसे, इकोनॉमिक्स की स्टडी है क्या। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि फार्मेसी की स्टडी क्या है, तो हम एक बीमारी को देखते हैं और मुख्तलिफ केमिकल्स को टच करके देखते हैं उस बीमारी से कि कौन सी केमिकल से बीमारी जा रही है। ये फार्मेसी का बुनियादी पूरा गोल चक्कर ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉटनी को देखते हैं तो आप प्लांट्स, उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा होता है, इकोनॉमिस्ट मसले कैसे हल कर रहे होते हैं, ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो हमारे सामने एक मसला आता है कि एक चॉइस, इकोनॉमिक्स का क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम चॉइस है ना, तो चॉइस का मसला कब आता है कि हमने देखा कि एक सिचुएशन है इसमें हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो हम सारे रास्तों की, जितने भी रास्ते निकल के आ रहे होते हैं, उन सब की कॉस्ट, उन सब के बेनिफिट्स, उन सब की यूटिलिटी, उन सब के रेवेन्यूज काउंट करते हैं। जिसका सबसे ज्यादा बेहतर यूटिलिटी बेनिफिट्स होते हैं हम उनको अप्लाई कर लेते हैं। इसी बुनियाद पे हम लोग क्या करते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर हम एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड करते हैं कि इसका मतलब है ऐसे होता होगा, इसका मतलब है जब भी प्राइस बढ़ती है हमारी कंज्यूमर अपनी डिमांड कम करेंगे। हमने इन्वेस्टिगेशन की, सब कुछ किया, इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में हम कोई थ्योरी प्रेजेंट करते हैं। वो थ्योरी ऐसी होती है जो जनरलाइजेबल होती है, फिर उस थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। लेकिन ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बात समझ लें खाली। और जब इन्वेस्टिगेट हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि आइंदा से इकोनॉमिक्स इन बुनियादों पर आगे चलेगी, कह लें यूज द थ्योरी। अगर गलत हो गई फिर तो रिजेक्ट हो जाएगी, सही हो गई तो उसको इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक साहब ने कहा मैं बेहतर जानना चाहता हूँ कि कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्ड करता है और उसकी इनकम बढ़ती है तो वो गुड्स को कंज्यूम करने में कैसा रिस्पॉन्स देता है। सुन रही है भाई, तो हमने देखा कि कुछ गुड्स हैं उनको कंज्यूम करने में वो इनकम बढ़ती है तो उनकी कंजम्पशन बढ़ा देता है, और कुछ गुड्स ऐसे हैं जो इनकम बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन कम कर देता है।
तो फिर हमने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, उस थ्योरी को टेस्ट किया, सब लोग वैसे ही करते मिले मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी के कंजम्पशन इनकम के साथ बढ़ती है और कुछ गुड्स ऐसे हैं इनकी कंजम्पशन इनकम के साथ कम होती है। तो हमने कहा जिनकी कंजम्पशन इनकम के साथ बढ़े वो नॉर्मल गुड्स कहलाएंगे, लेकिन जिनकी कंजम्पशन इनकम बढ़ गई लेकिन उनकी कंजम्पशन कम हो गई तो वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बाजी? इनकम बढ़ गई लेकिन उन गुड्स की कंजम्पशन कम हो गई, इंफीरियर गुड्स कहलाएंगे। कब दिया था इकोनॉमिक्स का पेपर? 2 हफ्ते पहले। तो इसलिए ये एक थ्योरी बन गई, ये एक थ्योरी बन गई जिसको टेस्ट किया गया और वो टेस्ट में भी साबित हो गई, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपका गुड इन्फीरियर है या नॉर्मल है, तो आप बता सकते हैं कि इनकम बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं। यूँ इकोनॉमिक्स इस रास्ते से चलती हुई हमें थ्योरीज देती चली जाती है, लेकिन वो सारी थ्योरीज ह्यूमन बिहेवियर से ड्राइव हुई होती हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उन्होंने जनरलाइज सी बात कर दी कि जो जो गुड्स भी इंफीरियर समझ जाएंगे उनके साथ ऐसा होगा। अब वो गुड कौन कौन से होंगे ये इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिफर करेगा। एक टर्म है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कहते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट वो होती है जिसके पीछे कोई फैक्ट होता है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो हमारे वैल्यू जजमेंट होती हैं। अब मैं मिसाल देता हूं, फिर आपको भी देनी पड़ेंगी। एक मिसाल मैं दूंगा, बाकी आप लोगों को देनी पड़ेंगी, और अगर आप लोग नहीं देंगे तो आपकी जो चीजें मिली हैं वो वापस हो जाएंगी। जिसको भी जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, जो किसी फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ाएंगे 10% से तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी 3% से। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या दी मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट? जी, पेट्रोल की प्राइस 10% से बढ़ा दी तो उसकी डिमांड 3% से कम हो जाएगी। ये जुमला कहना एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। और एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? हमारा ख्याल है कि अगर हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं तो शायद ट्रैवल की डिमांड शायद कम हो जाए, या आने वाले दिनों में हमें ऐसा कर लेना चाहिए कि हम अपने जो नेचुरल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर मेहनत करें। अगर हम कार्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे तो नई कार्स की डिमांड शायद कम हो जाए। ये सब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं। बात समझ में आ रही है? जिस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए जुमले में ही फैक्ट्स ना बयान किए गए हों, चाहे वो फैक्ट्स बाद में एस्टेब्लिश हो जाएं, अभी तो कम से कम इस जुमले में जो बात की जा रही है उसमें तो हम जो बात कह रहे हैं वो है कि हम फैक्टफुली नहीं कह सकते ये बात, हमारा ख्याल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, उस वक्त वो नॉर्मल स्टेटमेंट होगी जब उस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता। जैसे उन्होंने कहा द इन्फ्लेशन रेट ऑफ 8% इन 2021 वाज द वर्स्ट इन 10 years। ये भी नॉर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि बाकी 10 years से आपने कुछ दिया ही नहीं। हो सकता है किसी साल 11% हो आप, लेकिन आप उससे भी वर्स्ट कह रहे हैं किसी और वजह से। हाउ डू वी नो? सो हम बहुत श्योर, बहुत क्लियर कट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं है जो फैक्टफुली चेक हो सके। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम सही या गलत कह सकें सुनने के बाद, वो स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में हम ये तयन ना कर सकें सुनने के बाद कि ये सही है या गलत है, क्या कह सकते हैं, वो नॉर्मेटिव है। अब आप लोग बारी बारी एक एक पॉजिटिव और एक एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बताएंगे।
तो यूं हर वो स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट वो सारी हैं जिनको कि हम प्रूफ या डिसप्रूव कर सकें। पॉजिटिव स्टेटमेंट का दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बात ऐसे की जाए जिसको साबित किया जा सके कि वो सही है या गलत है। हम बस पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव नाम रख दिया उसका। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट वो होती है जिसके बारे में हम ये साबित करने का ऑप्शन ही नहीं हो कि ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे पास ये होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा लोगों के पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं। पॉजिटिव ये है कि हमारी इकोनॉमी में 5% के पास बाइक है, टेस्ट कर लो, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो बात का सही होना उसको पॉजिटिव नहीं बनाएगा, बल्कि बात को क्या हम प्रूफ या डिसप्रूव कर सकते हैं तो पॉजिटिव है, अगर प्रूफ या डिसप्रूव नहीं कर सकते तो नॉर्मेटिव है। अगली टर्म है उसका नाम है सेट्रिस पेरिबस। क्या मतलब हुआ? ये हमने ओ लेवल्स नहीं पढ़ा था, CETERIS, सेट्रिस पेरिबस। किसी भी रिसर्च में ये काम होता है, किसी भी रिसर्च में ये काम करना पड़ता है। क्या मतलब हुआ? मैं देखना चाहता हूं कि कोर्स ए ज्यादा बेहतर था या कोर्स बी ज्यादा बेहतर था। दो किताबें मैंने खरीदी, किताब 1 ज्यादा बेहतर थी बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए, किताब 2 ज्यादा बेहतर थी। इस पर मैं रिसर्च करना चाहता हूं, तो मैंने 2 ग्रुप्स बनाए बच्चों के, एक को किताब ए दी, एक को किताब बी दी। किताब बी वाले बच्चों की इंग्लिश ज्यादा अच्छी हो गई। क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ कि बी ज्यादा बेहतर है या ए ज्यादा बेहतर है? मैंने किताब ए दी और किताब बी दी, बी वाले बच्चों ने ज्यादा अच्छी इंग्लिश सीख ली। बज़ाहिर आप ये कह सकते हैं कि जब बी वाले बच्चों ने ज्यादा अच्छी इंग्लिश सीख ली तो बी वाले किताब बेहतर थी, लेकिन इकोनॉमिक्स या कोई भी रिसर्च ये कहती है कि जब तक आप ये नहीं बताएंगे क्या दोनों साइड के बच्चे सेम थे, एक जैसे बिहेवियर्स वाले थे, क्या दोनों साइड के टीचर्स सेम थे, एक जैसे बिहेवियर वाले थे, क्या दोनों साइड्स का टीचिंग एनवायरनमेंट सेम था, क्या वहां का टेम्परेचर सेम था, क्या वहां की लाइटिंग सेम थी, क्या वहां की एज ग्रुप सेम था, तो जब ये सब कुछ सेम होगा फिर ये माना जाएगा कि हाँ किताब ए और किताब बी का ही डिफरेंस था बस खाली, एवरी अदर थिंग वाज कांस्टेंट, तो फिर रिसर्च का रिजल्ट ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज रिसर्च को रिसर्च ही नहीं माना जाएगा। इस टर्म को कहते हैं कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, एवरीथिंग एल्स other than the two variables that we are discussing, keeping everything else constant is called ceteris paribus. अब मैं कहूंगा बुक बी बेहतर थी तब कहूंगा जब मैं कहूंगा इनकी भी वही एज ग्रुप था, इनका भी वही एज ग्रुप था, इनका भी वही आईक्यू था, उनका भी वही आईक्यू था, इनकी भी टीचर वही थी, उनकी भी टीचर वही थी, ये भी उसी क्लास में बैठ रहे थे, वो भी उसी क्लास में बैठ रहे थे, दोनों जगह टीचिंग एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, लाइटिंग, किसी चीज का फर्क नहीं था। तो अब ये कहा जा सकता है कि हाँ अब माना जा सकता है कि बुक ए और बुक बी ही सिर्फ 2 डिफरेंसेस थे, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं था। टाइम भी अगर सेम हो तो ये कहना चाहते हैं कि जिसको स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा हर चीज सेम होनी चाहिए, तो हम कहेंगे सेट्रिस पेरिबस। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स या किसी भी रिसर्च में एक्चुअली हम हर चीज को सेम कर नहीं सकते, इसलिए जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि इसमें इतना मार्जिन ऑफ एरर था। अब आप लोगों को मैं अगर आगे की बताऊं तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे स्टोकास्टिक वेरिएबल्स होते हैं जो जो कि अगर मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो इम्पैक्ट है, कोरिलेशन है, उस वो वीक या स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। एक्स होने की वजह से वाई हो रहा है, कोरिलेशन पढ़ा था डायग्राम, क्या वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई थी ना। तो कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन ऐसे ऐसे भी हो सकता है और पॉजिटिव कोरिलेशन ऐसे ऐसे भी हो सकता है। जो ज्यादा स्कैटर्ड था, जो कम स्कैटर्ड है, ठीक है। कोरिलेशन को बढ़ा और कम कर सकते हैं मजीद दूसरे वेरिएबल्स जिनको कि कांस्टेंट रखना चाहते हैं। अगर वो कांस्टेंट हम नहीं रख सके तो हम अपनी रिसर्च में कहते हैं कि एक्स की वजह से वाई पे 2 टाइम्स इंपैक्ट आता है, लेकिन कुछ ना प्लस माइनस एरर रख लेना भाई, क्योंकि दूसरे वेरिएबल्स हम पूरे पूरे कांस्टेंट रख नहीं सके थे, कोशिश की लेकिन हर चीज कांस्टेंट नहीं हो सकी थी। हाँ, मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। ये मार्जिन ऑफ एरर को हम बाकायदा नोट मेजर भी कर सकते हैं, आपको पता है
जो स्टैटिस्टिकल साइंस है इतनी डेवलप हो गई है, इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि हम बाकायदा बता सकते हैं कि ये जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, इसमें से कौन सा रिलेशनशिप प्योर है और कौन सा रिलेशनशिप स्टोकास्टिक वेरिएबल्स की वजह से। तो अगर हम वेल डिफाइंड स्टडी करते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो बहरहाल सेट्रस वेरिएबल्स एक टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन वी आर सेइंग सेट्रस वेरिएबल्स दिस मींस कि अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। फिर मार्जिनल चेंज, एक ये सारी इकोनॉमिक्स की टर्म्स आ रही हैं जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे। मैं कहूं मार्जिनल चेंज, ये चूंकि बहुत दफा यूज होगी इसलिए पहले ही पढ़ा दिया गया। मार्जिनल चेंज का मतलब होता है कि कोई ऐसा चेंज जो एक मेजरेबल नॉर्मल यूनिट का चेंज हो, चेंज इन वन स्मॉल मेजरेबल यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं मेजर करना चाहता हूं कि आप की जो जोड़े की कपड़े की क्लोथ्स, ठीक है, आपका जो खवातीन के की ब्रांड है जे डॉट, वहां पे प्राइस के बढ़ने या कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। अब मैं क्वांटिटी का बढ़ना और कम होने में एक बढ़ना और एक कम होने में क्या चीज मानूंगा, एक शलवार कम हो गई, अब एक आस्तीन कम हो गई, अब एक जो है वो कॉलर कम हो गया, नहीं ना, ये यूनिट तो नहीं है कपड़े का। या मैं कहूंगा 10 बंडल कपड़ों के बढ़ गए 1 रुपया बढ़ाने से, नहीं, बंडल से ही बात नहीं करूंगा मैं एक बढ़ाने को जब कहूंगा एक बढ़ा तो वो एक नॉर्मल यूनिट होगा उस चीज का जो कि नॉर्मली दुनिया में कंसिडर होता है। तो कपड़ों के केस में एक जोड़ा कहा जाता है, ठीक है, रुपए की केस में 1 रुपया कहा जाता है, पानी के केस में एक ग्लास भी कह सकते हैं, 1 लीटर भी कह सकते हैं, 1 गैलन भी कह सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि कहाँ रिसर्च हो रही है। लेकिन मार्जिनल का मतलब है वन मोर ऑफ समथिंग, लेकिन वन मोर क्या, वन मोर यूनिट वट एवर द यूनिट इज, जो कि वहां पे उस वक्त उस सिचुएशन में चल रहा है। वन मोर यूनिट ऐड कर दो या वन मोर यूनिट कम कर दो तो मैं कहूंगा प्लीज द मार्जिनल इंक्रीज। इसलिए एक टर्म यूज की जाती है मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। क्या मतलब हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। आपने एक केला खाया, उससे जो यूटिलिटी जो मजा आपको आया, मार्जिनल यानी एक और खाने से उसका मजा कम होता चला जाएगा। मार्जिनल का मतलब क्या हुआ, एक और केला इस केस में, ठीक है। तो टर्म मार्जिनल बताना चाह रहे थे, बस बहुत आसान सी टर्म है कि जो आमतौर पे यूज होती है इकोनॉमिक्स में। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उस चीज की नहीं होगी जो सैटिएटिंग नहीं होगी, नॉन सैटिएटिंग थिंग्स की नहीं होती। सांस लेने की डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होती। हाँ, हर सांस में पहले जितना मजा आता है, हो सकता है ना। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हर उस चीज में होती है जो सैटिएटिंग होती है, जो 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 आपको पूरा करना शुरू कर दे, पेट भर जाए, तो पेट में भरने वाली हर चीज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी, ठीक है। कपड़े आप एक लिमिट तक पहनेंगे ना, उसके ऊपर कितने ऊपर अपने ऊपर पहन लेंगे, तो इसलिए उसकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी। जिस चीज की जरूरत सेटिस्फाई नहीं हो सकती कभी भी, किसका, कपड़े। अगर आप देखें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर शर्त ये है, सेट्रस वेरिएबल्स शर्त है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं। नंबर 2, सेम यूनिट बढ़ रहे हैं, सेम यूनिट, वही जोड़ा दोबारा खरीदना है, फिर उसकी यूटिलिटी कम होगी, ठीक है ना। तो अच्छा, इसी तरह से इन्होंने कुछ बात की है टाइम पीरियड्स की। पागल हो गया, नहीं, कुछ लोग पहनते हैं जो वाइट चलवा कमीज पहनते हैं, वो वाइट 4-5 लेके रख लेते हैं, जैसे मर्दों में होता है, रोज एक ही जोड़ा पहनना है। अच्छा, आगे चले। टाइम पीरियड्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, उसमें एक शॉर्ट रन होता है। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, ये केस टू केस डिफर करता है, लेकिन आमतौर पर ये लेस देन अ ईयर होता है।
ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट रन वो टाइम होता है जिसमें सेट्रस पेरिबस पॉसिबल होता है। ये बात क्या हुई? ये बिल्डिंग ऐसी ही रहेगी, कितने दिन तक रहेगी भाई ऐसी? कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी ना इसमें, हर रात की वजह से कुछ खराबियां आएंगी, चीजें टूटेंगी फूटेंगी। तो कितने अरसे तक ये बिल्डिंग ऐसी ही रहेगी, वो इस बिल्डिंग के लिए शॉर्ट रन है। एक प्रोड्यूसर ये कहे या इससे पहले पहले मैं नई बिल्डिंग नहीं खरीद सकता, या इससे पहले पहले मैं नई मशीनरी नहीं लगा सकता, तो वो उसके लिए शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है कि जिससे पहले पहले हालात बदले ना जा सकते हो। तो ये अलग अलग केसेस में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आप यूं सोचा करें कि इट इज नॉर्मली लेस देन अ ईयर। लॉन्ग रन इज नॉर्मली लेस देन और इज ग्रेटर देन अ ईयर। लेकिन टेक्निकली लॉन्ग रन कौन सा टाइम है? जिसमें वेरिएबल्स फिक्स ना होते हो, वेरिएबल हो जाए, चेंज की जा सकते हो। तो आपकी फैक्ट्री में यार मैं एक महीने तो दूसरे एक महीने में तो नई मशीन नहीं लगा सकता, 6 महीने दो तो मैं नई मशीन लगा दूंगा। तो आपके लिए 6 महीने लॉन्ग रन हो जाएगा, 6 से पहले पहले शॉर्ट रन होगा। किसी फैक्ट्री के लिए 1 साल होगा तो उसके लिए 1 साल लॉन्ग रन हो जाएगा, उससे पहले पहले शॉर्ट रन होगा। तो लॉन्ग रन वो टाइम है जिसमें कोई कॉस्ट फिक्स ना रहे, चीज़ें चेंज की जा सकें। अब वेरी लॉन्ग रन तो खैर, वेरी लॉन्ग रन तो जो है वो डेकेड्स वाली बात होती है। इतना लॉन्ग रन कि जिसके अंदर सारे फैक्टर ही फिक्स ना रहें। जैसे कि नॉर्मल लॉन्ग रन के अंदर टेक्नोलॉजी फिर भी फिक्स होती है। गाड़ी चलती थी, गाड़ी चल रही है, साल हो गया लेकिन वो गाड़ी थे, गाड़ी है। वेरी लॉन्ग रन वो होगा गाड़ी चल रही थी, जहाज पे आ गए। मतलब इट्स अराउंड डेकेड्स। चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज हो सकें, टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन ही चेंज हो गए, तो उसको वेरी लॉन्ग रन कहा जाता है। इसमें पॉसिबल है। वो तो आप कुछ भी कहें। हाँ, अगला सवाल है, अगली अगली छोटी सी बात है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं भाई? जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लैंड कौन सी किसको कहते हैं? जमीन को कहते हैं। हर वो जगह जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो, जगह, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे वो जमीन पर हो। लेबर कौन होता है? हर वो इंसान जो काम परफॉर्म करने के लिए हमारा साथ दे। कैपिटल क्या होता है? लेबर के अलावा वो तमाम चीजें जो कि हमें काम करने में हेल्प कर रही हैं, उसमें पैसा भी शामिल है और मशीनरी भी शामिल है। आमतौर पे हम इसमें पैसा नहीं, एंटरप्रेन्योर अलग है। एंटरप्रेन्योर वो है, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज वो है जो तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जमा करके डिसीजन लेती है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एग्जाम्पल्स नहीं पूछ रहा इसलिए कि ओ लेवल्स में आप ये सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। अच्छा एक, हाँ मतलब पढ़ चुके हैं, सॉरी। एक सवाल है बड़े मज़ेदार सा, कि एक कैपिटल होता है फिजिकल कैपिटल, एक कैपिटल होता है फिजिकल कैपिटल, एक कैपिटल होता है ह्यूमन कैपिटल। क्या मतलब होता है? ये टर्म यूज होती है। नॉर्मल फिजिकल कैपिटल कौन सा होता है? मशीन वगैरह जो हमने इस्तेमाल की। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है? नहीं नहीं, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है इंसानों की इस्तेदाद और सलाहियत। एक मुल्क की दूसरे मुल्क से मुकाबला कर रहे हैं, इसके पास मशीनरी टेक्नोलॉजी इतनी है, तो ये फिजिकल कैपिटल का फिजिकल कैपिटल से मुकाबला कर रहा है। इसके पास पॉपुलेशन है 10 मिलियन, उसके पास पॉपुलेशन है 20 मिलियन, लेकिन इसकी पॉपुलेशन का ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है, क्योंकि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनके पास ज्यादा स्किल्स हैं, ये लोग ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं इनके मुकाबले में। तो ह्यूमन कैपिटल इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स टू प्रोड्यूस मोर। बात समझ आ रही है? द मोर स्किल्ड नेशन इज इन इट्स वर्क फोर्स, द मोर इज इट्स ह्यूमन कैपिटल। अच्छा ये बताइए कि ह्यूमन कैपिटल मैंने बता दिया, फिजिकल वो जो नॉर्मली कंसीडर करते हैं, और ह्यूमन इंसानों की एज अ ग्रुप इंसानों के अंदर कितनी स्किल्स हैं किस मुल्क के इंसानों में। एक और कॉन्सेप्ट जो इस कोर्स में डिस्कस हुआ, इस चैप्टर में डिस्कस हो रहा है, वो है स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर।
स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अगर आप कोई काम करते हैं, आप मछलियाँ भी पकड़ते हैं, मैं कितनी दफ़ा ये मिसाल दे चुका हूँ, मछलियाँ भी पकड़ते हैं और कोकोनट भी लेते हैं, 10 घंटे कोकोनट। नहीं बेटा, कुछ लोग पहली दफ़ा भी पढ़ रहे होंगे ना। तो अगर आपके पास 10 आवर्स हैं और आप 1 आवर में 10 कोकोनट ले सकते हैं और 1 आवर में एक फ़िश ले सकते हैं, तो अगर आप 5 आवर्स फ़िश पकड़ेंगे और 5 आवर्स कोकोनट लेंगे, तो फिर मसला ये होगा कि 5 घंटे में आप सिर्फ 5 मछलियाँ पकड़ेंगे और 5 घंटे में 50 कोकोनट लेंगे। लेकिन अगर आप सारे का सारा टाइम कोकोनट पकड़ने में तोड़ने में गुजार देंगे तो आप 100 कोकोनट निकाल सकते थे। तो ये अगर आपने आपको फोकस कर लें उन चीज़ों में जिनमें आप ज़्यादा अच्छे हैं और दूसरे को फोकस करने दें उन चीज़ों में जिनमें वो अच्छा है, तो स्पेशलाइजेशन होगी। स्पेशलाइजेशन माइक्रो में भी हो सकती है, मैक्रो में भी हो सकती है। उरूज स्पेशलाइज करे कॉफ़ी बनाने में, मैं स्पेशलाइज करूँ बेवकूफ़ बनाने में, तो हम दोनों अच्छे अच्छे हो सकते हैं मिसाल के तौर पर। लेकिन उरूज दोनों में अच्छी हो सकती है, भी हो सकता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज अपने कंपैरेटिवली उरूज हर चीज़ में अच्छी हो, कॉफ़ी में भी और बेवकूफ़ बनाने में भी। लेकिन लेकिन ये स्पेशलाइजेशन कंट्री लेवल पे भी हो सकती है। हमारी इकोनॉमी जो है गाड़ियां बनाने में ज्यादा अच्छी है दूसरी इकोनॉमी से, तो हम स्पेशलाइज कर लेते हैं गाड़ी बनाने में, आप स्पेशलाइज कर लो गन्ना बनाने में, आप स्पेशलाइज कर लो गंदम बनाने में। तो जो कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर बना सकता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। स्पेशलाइजेशन की टर्म समझ में आनी चाहिए। और डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं? किसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इस तरह से कि हर बंदा स्पेशलाइज कर ले अपने अपने छोटे एरिया को। गाड़ी बनाने के काम को डिवीजन ऑफ लेबर से गुजार दें, तो उसमें एक काम रहता है सिर्फ दरवाज़ा लगाने का, एक काम होता है उसके अंदर स्क्रू टाइट करने का, एक काम होता है उसमें टायर फिट करने का, एक काम होता है उसके अंदर विंड स्क्रीन फिट करने का, एक काम होता है इसमें सीटें लगाने का, एक काम होता है उसके अंदर। तो हर काम को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया तो हर बंदा अपने काम में स्पेशलाइज कर सकता है। इससे एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है, लेकिन कस्टमाइज्ड इंडिविजुअल अपने फीलिंग वाला वो जो एक अफेक्ट रखने वाला प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है दुल्ला भाई? फिर इन्होंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर के क्या क्या काम होते हैं। यार ये तो बिजनेस स्टडीज से लेके आप खुद ही बता सकते थे, बता तो आप हर चीज़ ही खुद ही सकते थे अभी तक जितनी बातें आ रही हैं, लेकिन चलें अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या काम होते हैं मिलके निकालते हैं, चलें जी। लीडर होता है, हाँ लिखना भी है, मुझे लिखना भी है। लीडर, इसको बोलूंगा वो बताएगा, इसको बोलूंगा वो बताएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अपना दूसरा माइक भी ऑन कर लेता हूँ। नई चीज़ें आप डालते चले जाएं, नई चीज़ों की तो कोई कमी नहीं है, पकड़िएगा। हाँ, दुनिया ने अब ये बहुत सीखा कि सिर्फ मेहनत से नहीं निकलते ना रिजल्ट। जी, उरूज की बारी है। लीडर का कोई एक अपना सॉरी एंटरप्रेन्योर के फीचर्स बता रहे थे, तो एंटरप्रेन्योर का पहला फीचर हमने बताया लीडर। अब आप बताइए कोई। रिस्क टेकर, रिस्क टेकर, फिर इनोवेटिव, इनोवेटिव, फिर एंटिसिपेट, करंट एंड फ्यूचर नीड्स लिखा हुआ है। नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं लिखूं? मार्केट की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जानता हूँ। अंडरस्टैंड टू नो हाउ टू फिल अ गैप इन द मार्केट। गैप्स, ओके। अब अपना रवार भाई, डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर हो। जी उरूज बाजी, राउंड 2। पढ़ने का क्या फ़ायदा, खुद बताओ। ओ लेवल्स किया नहीं किया? हो गया वो लेवल्स फिर वाले बताएं सारे। बताएं। और हैं क्या मतलब सिर्फ 4 हैं? एक अच्छा अच्छा एंटरप्रेन्योर सिर्फ ये काम करता है? कौन कौन से हैं? लीडर है, रिस्क टेकर है, लक ऑफ द इनोवेटिव है। गुड, हाँ, गुड लक क्या था पता नहीं। गुड लक, हाँ, लकी, लकी हो, लकी हो। हाँ लकी मतलब ये कौन सा वो है? बस ये नई चीज़ आई है दुनिया में,
दुनिया में से बड़ी स्टडी हुई है कि एक शख्स बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, फिर भी कामयाब नहीं होता। होता आपके पास चांसेस भी तो आए ना, चांसेस आए नहीं और आप मेहनत कर रहे हैं, जो है वहाँ पे। ठीक है। तो चांसेस मिलेंगे तो आपकी मेहनत काम होगी, चांसेस नहीं मिलेंगे तो मेहनत कैसे कामयाब होगी, ये कहना चाह रहे हैं। सारे तो हो गए, सारे हो गए। 6 हो गए, 6। आप ये कह सकते हैं कि वो गुड एट नंबर्स होगा, गुड एट नंबर्स स्लैश क्रिएटिव लिखा आपने इसमें कहीं, इनोवेटिव लिखा, गुड एट नंबर्स एंड फाइनेंसेस। नहीं होगा तो एंटरप्रेन्योर मुश्किल बनेगा, बहुत मुश्किल है कि बनेगा। गैप है ना, गैप की बात कर लीजिए। ओके आगे चलें जी। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ बताई इन्होंने 51.4, इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल 2019 में मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, हिंदुजा ब्रदर्स, पलोनजी, अदानी बहुत आगे निकल गई, अंबानी से बहुत पीछे, लेकिन बाकियों से बहुत आगे। जी ऐसे ही हुआ, गवर्नमेंट के साथ इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये हुए कैसे अमीर, मतलब कैपिटल से। पता अच्छा नहीं। अगला सवाल है, दुनिया में मुख्तलिफ इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं? चलो ये बता दो, दो एक्सट्रीम्स कौन सी हैं? प्लैंड मार्केट वर्सेस प्लैंड इकोनॉमी, प्लैंड, और बीच वाला क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा होता है जो मिक्स में भी होता है? हम चाहते हैं नो गवर्नमेंट, नहीं, इसको कहते हैं मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट अपना अपने बिहेवियर से बता देती है कि उसको क्या चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ओके अब इकोनॉमीज़ कौन कौन सी हैं? उनमें से एक है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में हर चीज़ जो है वो प्राइस मैकेनिज्म में डिसाइड होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली उसकी, बोलो, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को पता चलेगा कि मुझे और बढ़ानी चाहिए क्योंकि इससे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, और लोग कूद पड़ेंगे कि ये एक ऐसा कारोबार है इसमें बहुत पैसे मिल रहे हैं। जब लोग कूद पड़ेंगे सप्लाई खुद ब खुद बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस फॉल डाउन होंगी, फॉल डाउन होंगी तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कूद पड़े होंगे तो बाहर निकल जाएंगे, फिर वापस प्राइस थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। यूँ ये हीविंग वेविंग मोशन में होते हुए आखिरकार इकोनॉमी एक इक्विलिब्रियम के करीब आ जाएगी। ठीक है, ये मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का क्या रोल है? प्लान्ड इकोनॉमी नहीं भी सोचें, मिक्स की बात कर लें, गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है मार्केट फेलियर को रोकती है। मार्केट फेलियर पता है ना, जब प्राइस मैकेनिज्म इस काबिल ना रहे कि वो वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर रहा हो, बल्कि प्राइस मैकेनिज्म बताते खुद जो है वेलफेयर को हर्ट कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये मार्केट फेलियर हो गया है। तो गवर्नमेंट नज़र रखती है फर्म्स पे भी और इंडिविजुअल्स पे भी, ताकि ऐसा ना हो कि प्राइस मैकेनिज्म कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर दे जो डिज़ायरेबल नहीं है। इतनी मज़ेदार स्टडी है कि कभी आप करें उस स्टडी को। गवर्नमेंट ने नज़र रखी हुई थी कि प्राइस मैकेनिज्म कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस ना कर दे कि जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, लोगों को का दिल चाहा कि marijuana इस्तेमाल करें। marijuana क्या होता है? marijuana क्या होता है? सवाबाजी, कह लें आसान अल्फाज में चर्स। क्या बोला था ने? गवर्नमेंट चाहती थी कि जी, गवर्नमेंट ने प्राइस मैकेनिज्म पे छोड़ा, इंडिविजुअल्स का दिल चाह रहा था कि marijuana इस्तेमाल करें। marijuana कहते हैं ना बहुत से लोग, वो marijuana होता है। ठीक है, marijuana इस्तेमाल करें, लोगों का दिल चाहा, उससे उससे उसकी डिमांड क्या हुई होगी? बड़ी होगी। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस क्या होगी? प्राइस बढ़ने से सप्लायर को क्या पता चलेगा? प्रॉफिट। तो बहुत सारे लोग कूद पड़ेंगे, घरों में उगाएंगे, लोगों को बेचेंगे बाकायदा। marijuana एक पौधा है ना, हाँ लोग उगाते हैं।
बहुत उगाते हैं। और वो अब marijuana उगाई, लोगों ने बेचना शुरू की, गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो जी हमने नज़र रखी हुई है, ये तो बहुत डेंजरस गुड है, इसको नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब जरा इधर मार्केट को देखिए, मार्केट मैकेनिज्म को गवर्नमेंट ने आके क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सप्लाई कहाँ गई, ये रही सप्लाई ना, सप्लाई को गायब ही करा दिया। अब बड़ा मजा आएगा, देखिएगा देखिएगा जरा क्या होगा, देखिएगा क्या होगा। बल्कि मैं नया बनाता हूँ, एक नई मार्केट बनेगी, नई मार्केट बनेगी जिसमें डिमांड होगी। सप्लाई होगी। अब आप जब लेने जाओगी marijuana तो आप कहोगी कितने का है, कैसे पता चलेगा कितने का है, मार्केट में सप्लाई नहीं है, तो प्राइस कैसे तय होगी, तो कोई भी प्राइस तय हो सकती है। इससे और लोगों का दिल चाहेगा कि बनाओ। जब मार्केट से सप्लाई का वाइब हो जाएगा, सप्लाई बैन हो जाएगी, तो फिर सप्लाई एग्जिस्ट नहीं करती, तो हर सप्लायर कहेगा फिर मैं यहां बेचूंगा। फिर लोग रिस्क लेंगे कि जेल जाना है ना, जेल चले जाएंगे। 1 पाउंड जो है वो $200 का मिल रहा है, तो मैं 1 किलो बनाऊं, 2 किलो बनाऊं, सैकड़ों हजारों डॉलर जमा करूं और मैं फिर जेल भी चले जाऊं तो कोई बात, निकल जाऊंगे पैसे। पैसे तो आ गए मेरे पास। लाइफ लॉन्ग मैं मेहनत मजदूरी करता था तब भी इतना नहीं कमाता, वो भी जेल ही है मेरे लिए, तो मैं चला जाता हूँ जेल। पैसे तो जब आपने सप्लाई बिल्कुल खत्म कर दी तो और ज्यादा मार्केट में marijuana महंगी भी बिकने लगी और लोगों को इंसेंटिव बन गया बनाने का। वो घरों में बन रही है, जगह जगह बन रही है, पकड़े जा रहे हैं कोई बात नहीं, और बना रहे हैं। अब 2 काम हुए उसके बाद, मार्केट मैकेनिज्म में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस समझदारी से होती है तो मार्केट मैकेनिज्म को वो कंट्रोल कर लेती है, अगर गैर समझदारी से होती है तो इस केस में हुआ। वेस्ट में उन्होंने कहा कि जितनी नुकसानदेह सिगरेट है ना, marijuana उससे ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, ये रिसर्च ने बताया। ये अलाउड है। तो सिगरेट को तो हमने वो नहीं किया, बैन नहीं किया सिगरेट, लेकिन हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने पीना कम कर दी। हिस्टोरिकली इंसानों ने जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शुरू की थी सिगरेट पीना प्रॉपरली पूरी दुनिया ने, और अब हाँ नहीं, सिर्फ ये वजह नहीं है, बल्कि उन्होंने मार्केट मैकेनिज्म को खुद ही इस्तेमाल किया। वो क्या किया, उन्होंने सप्लाई के ऊपर ठीक ठाक टैक्स लगा दिया, ये टैक्स लगा दिया। अब प्राइस तो बढ़ी लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गई। अब दुनिया में कम लोग सिगरेट पीते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो गई, कम लोग सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। तो बैन ना करने की वजह से मार्केट में कोई इस्टेब्लिश प्राइस थी ना, कुछ तो कोई तो मार्केट बन गई जिसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल था। अब दुनिया भर में marijuana को उन्होंने अलाउ कर दिया और कहा है कि इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, और उस टैक्स को जो है वो marijuana के जो बेचारे वो हैं, उसको सिगरेट नहीं लोग पीते हैं। हाँ, सिगरेट नहीं लोग। marijuana का धुआं ही लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, हाँ तो तो इसलिए उसको रोल करके धुएं में लगा के। तंबाकू की जगह वो डाल देते हैं। जी जी जी, मैं यहाँ पे marijuana की क्लास नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, कि वो इंडिविजुअल या कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स पर नज़र रखती है कि मार्केट फेलियर ना हो रहा हो। बाद गवर्नमेंट उसको उसको कंट्रोल करते करते खुद एक नया मार्केट फेलियर क्रिएट कर देती है। ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इस बुक में एक चैप्टर है उसमें बात करेंगे। जबकि प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मार्केट मैकेनिज्म से तय नहीं होता, बल्कि जवाब ही नहीं आ रहा। प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस मार्केट मैकेनिज्म से नहीं निकल के आता, बल्कि गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। जो वो बोले, जो उसका पॉलिटिकल एजेंडा था उसके मुताबिक वो डिसाइड करती है और फिर वो बनाना पड़ता है। प्लान्ड इकोनॉमीज बाकायदा दुनिया में अब कुछ ही रह गई हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, चाइना भी अब प्लान्ड नहीं रहा। ओवरऑल तो है लेकिन अंदर से उन्होंने अपना सिस्टम सही कर दिया। नॉर्थ कोरिया वही है ना जहाँ पे जाना। जा तो सकते हैं, आ नहीं सकते आ भी सकते हैं, कुछ जो है वो हमने ज़्यादा मशहूर कर दिया है। इतना बुरा नहीं है हालात, लेकिन ये कि यहाँ कंट्रोल है वहाँ पे। अच्छा, मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? कुछ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, कुछ प्राइवेट फर्म्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। कहीं कहीं गवर्नमेंट कहती है कि थोड़ा सा हमारे हिसाब से बनाओ, कहीं कहीं प्राइवेट सेक्टर कहता है हम प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से ही बनाएंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल भी करती है, कुछ चीज़ें होने भी देती है। कामयाब से ज़्यादा एप्लीकेबल अप्लाइड ही यही है ना। 100% मार्केट इकोनॉमी कहीं भी नहीं है।
अच्छा, इकोनॉमिक्स में आपको बुनियादी तौर पे कुछ बातें सिखाने के लिए कि बेसिक मॉडल इकोनॉमिक्स का कैसे वर्क करता है, और हम लोग इकोनॉमिक्स ज़्यादातर ग्राफ्स की ज़माने में बात करना पसंद करते हैं, तो ग्राफ्स कैसे बिहेव करते हैं, ग्राफिकली हम इकोनॉमिक्स को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है जिसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है इकोनॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन के लिए, जिसमें कहा जाता है कि लेट सपोज देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ गुड्स, A types and B types, and economy can maximize its production of A till here, इससे ज़्यादा A नहीं बना सकती। अगर सारे रिसोर्स भी लगा देना तब भी वो A इससे ज़्यादा नहीं बना सकती, और अगर अपने सारे रिसोर्सेज वो ले ले और वो B बना ले तो वो इससे ज़्यादा B नहीं बना सकती। तो इसके बीच में मुख्तलिफ तरह से कर्व प्लॉट होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। नॉर्मली हम जो है वो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना पसंद करते हैं उसका शेप यूँ होता है, आउटवर्ड बल्जिंग। ठीक है, देखा है आप लोगों ने पेपर में, देखा है आउटवर्ड बल्जिंग, और इसका मैंने तरीका बताया था, वजह ही बताई थी क्यों, क्योंकि शुरू में एक चीज़ को छोड़ के जब दूसरी चीज़ लेते हैं तो ऊपर वाली थोड़ी सी छोड़ते हैं, दूसरी वाली बहुत सारी आती है, लेकिन लेटर ऑन बहुत सारी भी ऊपर वाली छोड़ दें तो नीचे वाली थोड़ी सी ही आती है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है हमारी नेचुरल रियलिटी से, इसलिए हम आउटवर्ड बल्जिंग का भी बनाते हैं। कॉनकेव टू ओरिजिन कहलाता है। इसमें हर वो पॉइंट जो अंदर कहीं पड़ा हुआ है कि अगर हम इतना बना रहे हैं, इतना y और इतना x बना रहे हैं साहबाजी, अगर हम इस पॉइंट पे हैं जहाँ पे इतना a और इतना b बना रहे हैं, तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है? पॉइंट ऑफ x लिखा हुआ है बेटा, ये वाला पॉइंट, और कोई है ही नहीं। ये पॉइंट कहलाता है इनएफिशिएंसी, क्योंकि हम इससे ज़्यादा बना सकते थे, बोथ ऑफ द गुड्स ज़्यादा बन सकते थे इससे। तो हर वो पॉइंट जो कर्व के ऊपर पाया जाएगा, ऑन द कर्व होगा, चाहे वो मैक्सिमम a के करीब हो या मैक्सिमम b के करीब हो, हर वो पॉइंट जो कर्व पे पाया जाएगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? कर्व के ऊपर पाया जाएगा तो वो एफिशिएंट कहलाएगा, इसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। दिस लाइन इज फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन, जिसमें थोड़ी सी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, लेकिन अदरवाइज इट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। हमारे रिसोर्सेज सारे एम्प्लॉयड हो गए, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिजिकल मैनुअल सारे रिसोर्सेज, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल। और वो पॉइंट जो इससे बाहर होता है वो क्या कहलाता है? वो अनअटेनेबल है, मौजूदा सूरत हाल में हम ये बना ही सकते। लेकिन क्या हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंदर और बाहर जा सकता है? तो हमने कहा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दोनों तरह से, ऐसे बाहर भी जा सकता है और ऐसे अंदर भी आ सकता है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। यानी इस केस में सिर्फ गुड ए या बी जो भी यहाँ लिखा था वो ज़्यादा बढ़े या वो कम हुए बढ़ना, इस केस में सिर्फ गुड ए या बी जो भी लिखा था वो ज़्यादा कम हुए बनना, इस केस में दोनों गुड्स का बनना बढ़ गया या कम हो गया। तो ऐसा कब होता है? फॉर एग्जाम्पल एक तरह के गुड्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ कैपिटल गुड्स, मशीनें बनाते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंज्यूमर गुड्स, हम आटा बनाते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर यूं अंदर आ गया तो इसका मतलब है कि ना कैपिटल का गुड्स बनाने की कैपेसिटी भी कम हो गई, कंज्यूमर गुड्स बनाने की कैपेसिटी। तो ये कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया बड़ा, कोई ऐसी पॉपुलेशन के अंदर आ गया कि दुनिया में चेंज आ गया, हमारे अंदर नहीं आया। वक्त के साथ साथ हमारी प्रोडक्शन ओवरऑल ही कम हो गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ स्ट्रक्चरली ऐसा भी हो सकता है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से हुई हो, तो हम कैपिटल गुड्स पहले से कम बना पा रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, टेक्नोलॉजी का मसला भी हो सकता है। और
ये भी पॉसिबल है कि कैपिटल गुड्स तो नहीं बना रहे हैं फैक्ट्रियों में, लेकिन कंज्यूमर गुड्स बनना समहाउ कम हो गया, बारिश नहीं हो रही, पानी का मसला हो गया, इस तरह का मसला हो गया। वाइस वर्सा ये दूसरी तरफ भी काम करता है, बढ़ भी सकता है। तो किसी एक साइड से बढ़ना पॉसिबल है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ये पूरी बात जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस हो रही है कि ये क्यों पढ़ते हैं हम। हर दफ़ा को लेवल नहीं पढ़ा था, ए लेवल नहीं पढ़ा, मास्टर्स नहीं पढ़ेंगे शुरू से, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वो बेसिक ऑपरेशन समझा देता है कि इकोनॉमी में डायग्राम कैसे बनती है, इकोनॉमिक्स में एक्सपेंशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, किसी एक साइड की एक्सपेंशन, किसी एक साइड की कॉन्ट्रैक्शन, ये सब सारे फिनोमेना उसमें समझ में आ जाते हैं। इसकी वजह से आगे जाके कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स आपको मुश्किल नहीं लगती। उसके बाद वो बता रहे हैं साहब आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 6 विच इज पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड, टाइप्स ऑफ गुड्स। तो मैंने आपको याद है, आपको मैंने ओ लेवल्स में ही पढ़ा दिया था कि एक चीज़ होती है राइवल, एक चीज़ होती है नॉन राइवल, एक चीज़ होती है एक्सक्लूडेबल, एक चीज़ होती है नॉन एक्सक्लूडेबल। याद है? नॉन एक्सक्लूडेबल, जी जनाब। राइवल का मतलब होता है किसी चीज़ के इस्तेमाल करने में मेरे इस्तेमाल करने की वजह से आप इस्तेमाल ना कर सकें, तो वो राइवल होता है। ऐसे गुड्स जिसमें एक शख्स के इस्तेमाल करने से दूसरा शख्स इस्तेमाल ना कर सके, वो राइवल गुड्स होते हैं। ठीक है? ऐसे गुड्स जिसमें अगर मैं इस्तेमाल कर लूं तो मैं आपको इस्तेमाल करने से रोक सकता हूं, ऐसे गुड्स एक्सक्लूडेबल गुड्स होते हैं। ठीक है? ऐसे गुड्स जो नॉन राइवल होंगे, तो फिर आप, मैं अगर इस्तेमाल करूंगा उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दीजिए जो राइवल हो और एक्सक्लूडेबल हो दोनों, ऐसा कोई कोई चीज बता दें। शेल्फ रखा, ग्रोसरी वाले शॉप में शेल्फ रखा हुआ अपनी पॉइंट्स का पैकेट। इतना मुश्किल, इतना मुश्किल। लेकिन है तो आपका अपना अबाया, आपकी अपनी पतलून, योर ट्राउजर, तो ऐसे कोई पॉइंट हो सकता है। ये हमारा है ना, राइवल भी है और एक्सक्लूडेबल है। योर ट्राउजर राइवल ऐसे है कि अगर किसी और ने पहन लिया तो आप नहीं पहन सकेंगे, राइवल हो गया। उसी वक्त कैसे पहनेंगे आप? जिस वक्त कोई और पहना हुआ है उस वक्त आप कैसे पहने? और एक्सक्लूडेबल वो होगा कि अगर आपने पहन लिया तो आप किसी और को पहनने से रोक सकते हैं। सही है? ऐसे गुड्स को कहते हैं टोटली प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स कहलाते हैं वो गुड्स जिनको कि आप, जो राइवल भी हों और एक्सक्लूडेबल भी हों। ऑन द अदर हैंड कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना राइवल होती हैं ना एक्सक्लूडेबल होती हैं, ऐसी चीजों को पब्लिक गुड्स कहते हैं। मिसाल दीजिए। ना किसी दूसरे को मैं रोक सकता हूं, ना किसी दूसरे के इस्तेमाल से मुझे कोई फर्क पड़ रहा है। फर्क तो पड़ता है किसी लेवल पे आके, कहीं पे आके को फर्क तो पड़ता है। रोड में मैं रोक लूंगा आपको, तोड़ दो, सनशाइन, तोड़ दो, तोड़ दिया। सनशाइन। देखें, ऐसी चीजें जो नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल हो लेकिन फ्री ना हो। फ्री तो फिर बेकार ही हो गई ना, वो इकोनॉमिक गुड ही नहीं रहा। तो हवा की बात नहीं करें, इकोनॉमिक गुड्स में बात कर रहा हूं, नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल। आसानी के लिए कह सकते हैं, अगर हम एक लिमिटेशन लगाएं तो रोड कह सकते हैं। अगर लिमिटेशन लगाएं, फॉर एग्जांपल रोड पे उतनी ही गाड़ियां हों जितनी रोड आराम से बर्दाश्त कर सकती है, तो रोड नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल है। आप भी चला रहे हो, मैं भी चला रहा हूं, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ा।
गुड्स पे बात करते हैं ना, पहले सर्विसेज पे चले गए, फिर उसको समझना मुश्किल होगा। गुड्स, चीज़ें, फिजिकल। रोड मैंने बताई कि पॉसिबल है, नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है एक लिमिट तक। उल्टा हो गया तो उसका वो राइवल और एक्सक्लूडेबल है। नॉन राइवल नॉन नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया, वो है सुनिए ना, वो है एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम। एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया कि अगर दुनिया में कोई मिसाइल हमें मारेगा तो हमारे मिसाइल जाके उसको पहले ही मार देंगे, हम तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्या ये एक्सक्लूडेबल है? कंट्री वाइज या उस कंट्री की उनकी बात है। उरूस का नहीं बचाना, सभा को बचाना है भाई। मिसाइल जो भी आएगा सब तबाह होगा, उरूस भी बचेगी, सभा भी बचेगी। एक्सक्लूडेबल नहीं है, गवर्नमेंट इसमें एक्सक्लूड नहीं कर सकती कि सबको बचा लेना माइनस उरूस। उन्होंने किया है बताओ कि जहां आबादी वाले और हैं, उनको बचाना। नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, फिर बहुत हाईली टेक्नोलॉजाइज कर देंगे तो हर चीज़ इंडिविजुअल हो जाएगी। और क्या ये राइवल है? ओहो, रूस को बचा लिया, अब मुझे नहीं बचा सकता। नहीं, रूस को बचा लिया तो आपको भी बचा लिया। तो ना ये राइवल है, ना ये एक्सक्लूडेबल है, ये पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड वो होते हैं जो राइवल भी ना हो और एक्सक्लूडेबल भी ना हो। अगर हम ऑब्जेक्ट याद करें तो बहुत सारी जैसे कि लाइट हाउस, नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। लाइट हाउस देखा है आपने, जो समंदर में जलता है, तो जो भी गुजरेगा वहां से उन सबको वो रोशनी दिखाएगा, और एक ने देख ली तो दूसरे को नजर नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता, सब देखेंगे। ना राइवल है ना एक्सक्लूडेबल है, इसलिए क्या है, पब्लिक गुड है। बात समझ आ रही है? तो पब्लिक गुड की मिसाल मैं ले लेता हूँ लाइट हाउस। ले तो बहुत कुछ सकते हैं, आसान तरीन लेते हैं। उसके बाद ऐसे गुड्स होते हैं जो कि या तो राइवल होते हैं तो एक्सक्लूडेबल नहीं होते, या फिर एक्सक्लूडेबल होते हैं तो राइवल नहीं होते। इन गुड्स को क्या कहते हैं अब्दुल्ला भाई? दोबारा क्यों बोलना पड़ता है हमें हर दफा? ऐसे गुड्स जो राइवल हों लेकिन एक्सक्लूडेबल ना हो, ऐसे गुड्स जो एक्सक्लूडेबल हो तो राइवल ना हो। ऐसे गुड्स को कहते हैं क्वासी गुड्स। क्वासी, फॉर एग्जाम्पल अच्छी मिसाल है हमारे पास इसमें, रोड टैक्स। टोल टैक्स एक ऐसा गुड है, आपने दे दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी दे दें, इनके देने से आपके देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन एक्सक्लूडेबल कर सकता हूं मैं इसको, इन सबसे लेना सिवाय गवर्नमेंट की गाड़ियों से। कर दिया मैंने एक्सक्लूड। इससे लिया और उससे भी लिया तो इसके लेने से इस पे लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, राइवल नहीं है लेकिन एक्सक्लूडेबल है। लेकिन वो हमारे वैसे से वो चलाया वो गाड़ी वो इस्तेमाल चलाता रहे लेकिन एक्सक्लूडेबल है। राइवल हो गया ना, फिर मसला तो हो गया। राइवल नहीं हुआ, राइवल यूं नहीं हुआ कि अगर आपसे ले लिया तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं ले सकता, ये राइवल होता है ना। एक आ गया तो अब दूसरा नहीं आ सकेगा, एक के पैसे आ गए दूसरे के पैसे नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। तो कॉसी गुड्स जो है वो या तो राइवल नहीं होंगे तो एक्सक्लूडेबल होंगे, और अगर एक्सक्लूडेबल नहीं होंगे तो राइवल होंगे। तो कोई एक फीचर उनमें पाया जाता है, ये बात समझ में आती है? राइवल होंगे तो एक्सक्लूडेबल नहीं होंगे, और अगर नॉन राइवल होंगे दोनों में से एक चीज़ नॉन होगी। अगर नॉन राइवल होंगे तो नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं होंगे, नॉन एक्सक्लूडेबल होंगे तो नॉन राइवल नहीं होंगे। और इन तमाम बातों में हम एक बात बताना चाह रहे थे सारी डिस्कशन में कि पब्लिक गुड्स के साथ एक मसला है। पब्लिक गुड्स जो इकोनॉमिक गुड्स हो लेकिन पब्लिक हो, उनके साथ एक मसला है जिसको हम कहते हैं फ्री राइडर अफेक्ट। ये पढ़ाया था मैंने कि पब्लिक गुड्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि इनको कोई नहीं बनाना चाहता, सड़क कोई नहीं बनाना चाहता। क्यों?
क्योंकि मैं उसमें से किसी और को निकाल नहीं सकता, एक्सक्लूडेबल नहीं है। हर बंदा प्राइवेट गुड्स बनाना चाहता है। कोई कहे चलो भाई ऐसा करते हैं, सड़क के ऊपर ना एक नलका लगाते हैं दूध का, जिससे सब दूध पियेंगे। अभी एक्सक्लूडेबल नहीं है ना, कोई नहीं बनाना चाहेगा। भाई मैं वो बनाऊंगा, इसको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ। जब मैं एक्सक्लूड करूंगा तो मैं प्राइस चार्ज करूंगा। अगर मैं एक ऐसी लाइट लगा दूंगा जो सबको नजर आएगी, तो मैं लोगों को रोक नहीं सकूंगा। तो आप देखिए आपकी गली मोहल्ले में कोई बंदा खुद से स्ट्रीट लाइट लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें फ्री राइडर इफेक्ट होता है कि जब आप मुझे रोक नहीं सकते इस्तेमाल से, तो मैं उसको फ्री में इस्तेमाल करूंगा। मैं क्यों पैसे दूंगा? आपके मोहल्ले में आपने सोचा कि मैं एक गार्ड रखती हूं और सबसे पैसे लेंगी आप, पैसे कोई देगा ही नहीं। अगर आपने कहा कि मैं मोहल्ले की एंट्री और एग्जिट पे गार्ड खड़ा करना चाहती हूँ, और आप गार्ड लेके आ गई, अब आ गया ना गार्ड, एंट्री और एग्जिट की सेफ्टी किसकी हो गई? सबकी हो गई। अब आप अगर आप अपने घर की एंट्री एग्जिट की सेफ्टी करेंगी रोड को रोक कर, तो मेरी खुद ही हो गई। अब आप मुझसे पैसे मांगेंगे, नहीं मुझे चाहिए नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे फ्री में मिल रहा है। पब्लिक गुड्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि एवरीवन वांट्स टू यूज देम, बट जुमला तो पूरा कर दो, नो वन वांट्स टू पे फॉर देम। पब्लिक गुड्स का क्या प्रॉब्लम है? फ्री राइडर प्रॉब्लम। एवरीवन वांट्स टू एंजॉय देम बट नो वन वांट्स टू पे फॉर देम। दिस इज अ फ्री राइडर इफेक्ट। दिस इज वाई पब्लिक गुड्स के साथ क्या करती है गवर्नमेंट? जैसे रोड है पब्लिक गुड है, उसके साथ गवर्नमेंट क्या करती है? नहीं बनाएगी, फिर लोगों पे छोड़ देगी तो रोड बनेगी नहीं। फिर रोड के साथ गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जबरदस्ती सबसे पैसे लेगी और रोड बना के दे देगी, टैक्स लगाएगी जबरदस्ती का, और फिर खुद बना के दे देगी। जो गुड्स पब्लिक गुड्स होते हैं ये मार्केट फेलियर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ती है। अच्छा, मेरिट गुड्स क्या होते हैं? बताएं ना क्या होता है। टाइप्स ऑफ गुड्स है ना भाई, पब्लिक गुड्स देख लिया, प्राइवेट गुड्स देख लिया, क्वासी गुड्स देख लिया। मेरिट गुड्स वो होते हैं जिनके इस्तेमाल से नॉर्मल से ज़्यादा फ़ायदा होता है, यानी एक ऐसे गुड्स जिसको कि मार्केट समझती है कि ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। दरख्त हैं फॉर एग्जांपल, मेरिट गुड्स। एक का फ़ायदा ही नहीं बल्कि बहुत का फ़ायदा हो जाता है, मेरिट गुड्स होते हैं। और डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं? जो एक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो लेकिन उससे दूसरों का ज्यादा नुकसान हो जाए। अनडिजायरेबल है, सिगरेट स्मोकिंग है, जंक फूड है, गाड़ियां भी हो सकती हैं डीमेरिट गुड। सबका नुकसान, ये बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। गाड़ी और सिगरेट में थोड़ा सा ही फर्क है बस। आपको पता है कि चूंकि इंफॉर्मेशन फेलियर होता है, इस वजह से मेरिट गुड्स की अंडर कंजम्पशन होती है और डीमेरिट गुड्स की ओवर कंजम्पशन होती है। इंफॉर्मेशन फेलियर समझते हैं, एक बंदे को ठीक से यकीन ही नहीं हुआ कि उसको गाड़ी चलाने से कितना तकलीफ होगी दूसरों को, तो इसलिए वो गाड़ी खुशी से चलाता रहेगा, बड़े से बड़े इंजन की चलाएगा। अब बोले दुनिया में कुछ बड़े बड़े ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि आइंदा हम कभी जहाज पर नहीं बैठेंगे, गाड़ी से जाएंगे, पानी के जहाज से जाएंगे। नहीं, एक हवाई जहाज ट्रैवल करने में जितनी पोल्यूशन कर रहा है वो गाड़ी के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। 300 लोगों को ले जाने के लिए एक जहाज है, जितनी पोल्यूशन की यहाँ से वहां जाने में, उससे बहुत कम है कि आप गाड़ी से चले जाएं या ट्रेन से चले जाएं या पानी के जहाज से चले जाएं। टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट तो जहाज की ही ज्यादा है, टाइम बचाएगा तो कॉस्ट ज्यादा लेगा। चले जाएं, सस्ता पड़ेगा आप हवाई जहाज से जाने से। हाँ हाँ करें, बहुत से लोग पाकिस्तान से यूरोप जाते हैं बाय बाय रोड, पता है बात आपको? तो हम ये कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से गुड्स जो मेरिट गुड्स होते हैं वो उस तरह से डिमांडेड नहीं होते। जब वो डिमांड नहीं किए जाएंगे तो उनकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, जब उनकी प्राइस नहीं बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करने के लिए नहीं आएंगे, उसकी मार्केट में सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उन गुड्स की डिमांड और प्राइस और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी जो इतनी जरूरी नहीं होने चाहिए थे मुल्क के लिए।
सिमिलरली ऐसे गुड्स जो कि डीमेरिट थे, नुकसान पहुंचा रहे थे सोसाइटी को, उसकी अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो खुद ब खुद वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, जबकि उनको कम प्रोड्यूस होना चाहिए था। अगेन ये इंफॉर्मेशन फेलियर का गैप भी गवर्नमेंट कवर कर सकती है अपने पैसों से, लोगों का ऊपर टैक्स लगा के उन पैसों से गवर्नमेंट जो है वो हार्मफुल गुड्स की हार्म्स और अच्छे गुड्स के बेनिफिट्स सोसाइटी को बता सकती है। बात समझ में आती है? एक और प्रॉब्लम है, वो है अंडर कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स ड्यू टू लो इनकम। मेरिट गुड तो है, जैसे कि एक बहुत बड़ा मेरिट गुड है ऑर्गेनिक फूड, लेकिन क्या हम सब ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत महंगा है। सबसे बड़ा मसला बहुत महंगा है भाई। अगर सस्ता होता तो हम कहते हैं कि हमें वो वाले कीनू ला के दो जिनके ऊपर कभी खाद ना डाली गई हो, जिनको कभी वो फर्टिलाइजर ना लगाए गए हों, ये ना किया गया हो, वो वाली आपको खाद, वो वाले कीनू चाहिए। लेकिन वो कीनू भी महंगे बहुत मिलेंगे। बात समझ आ रही है कि लो इनकम की वजह से भी हम अंडर कंजम्पशन करते हैं मेरिट गुड्स की बहुत दफ़ा। इसलिए क्यों खाया जाता है कि खाने की आदत नहीं है। खाने की आदत इसलिए नहीं है कि महंगा बहुत है। अगर महंगा ना होता तो आज भी हर घर में असली घी ही बन रहा होता, तो बच्चों को खाने की आदत होती तो बच्चे खा लेते। ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो हमने यूनिट 1 आज एक दिन में कंप्लीट कर लिया। इकोनॉमिक्स का ए लेवल इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 आज हमने कंप्लीट कर लिया। ए एस लेवल इकोनॉमिक्स का, एडवांस सब्सिडरी लेवल का इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 हमने कर लिया। टोटल यूनिट्स कितने हैं? 6। तो ऐसी ऐसी आपको 6 वीडियोस मिलेंगी, और उन 6 वीडियोस के बाद आपका पूरा एडवांस सब्सिडरी लेवल का नॉलेज सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको करनी होगी उसकी पास पेपर्स की प्रैक्टिस। उसके बाद ही हम ये कह सकेंगे कि आपकी तैयारी मुकम्मल हुई। ठीक है जनाब, इसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे कल ही करेंगे, क्योंकि हम रोज़ एक यूनिट ख़त्म करके 6 दिन में कोशिश करेंगे कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, और हम फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।